एक यूनिवर्सिटी का नियम और देखते ही देखते पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया है। ये सिर्फ कागज पर लिखा एक नियम नहीं है, बल्कि ये वो चिंगारी है जिसने विरोध और बहस की एक ऐसी आग लगा दी है जो अब हर तरफ फैल रही है। आखिर ऐसा क्या है इस नियम में? तो सवाल यही है कि एक छात्र नियम को लेकर इतना बड़ा राष्ट्रीय विवाद क्यों खड़ा हो गया है। असल में ये सिर्फ एक नियम की बात नहीं है, इसके पीछे समाज में सालों से चल रहा एक गहरा टकराव छिपा है। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। इस नए नियम की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस सिस्टम को समझना होगा जिस पर यह पूरी बहस खड़ी है, और वो है भारत की आरक्षण व्यवस्था। तो आरक्षण व्यवस्था का मकसद उन समुदायों को बराबरी का मौका देना था जिन्हें इतिहास में मौकों से दूर रखा गया, मतलब एक तरह से समाज में संतुलन बनाना। इसे और आसान भाषा में समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार 100 नौकरियां निकालती है। अब आदर्श स्थिति तो यही है कि ये नौकरियां सबसे योग्य लोगों को मिलें, लेकिन यहीं पर आरक्षण की व्यवस्था काम आती है। अब देखिए, इन 100 नौकरियों में से लगभग 59.5% सीटें आरक्षित होती हैं। इसमें से 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। जो बाकी की 40.5% सीटें बचती हैं वो ओपन मेरिट कहलाती हैं। इसका मतलब है कि इन सीटों पर कोई भी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अपनी काबिलियत के दम पर आ सकता है। तो ये श्रेणियां हैं कौन? एससी यानी अनुसूचित जाति में वो समुदाय आते हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से छुआछूत का सामना करना पड़ा। एसटी या अनुसूचित जनजाति में आदिवासी समुदाय शामिल हैं। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को 1992 में मान्यता मिली, और इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े दूसरे समुदाय आते हैं। और हाल ही में 2019 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी जोड़ी गई, जो किसी भी समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए एक इनकम लिमिट है, यानी परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन एससी और एसटी आरक्षण के लिए ऐसी कोई इनकम लिमिट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अब जब हम इस सिस्टम को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए इसका एक ऐसा नतीजा देखते हैं जिसने मेरिट या योग्यता के मतलब पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। -40। ये नंबर शायद आपको हैरान कर दे, पर इसका मतलब क्या है? ये नंबर नीट पीजी यानी मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हुए एग्जाम के कट ऑफ स्कोर से जुड़ा है। हुआ ये कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए 800 में से करीब 250 नंबर लाने थे। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ था -40। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर किसी ने सिर्फ परीक्षा में अपना नाम भी लिख दिया तो वो क्वालिफाई हो गया। इसी एक नंबर ने योग्यता और अवसर की बहस को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। और इसी पूरी बहस के बीच में आता है हमारा आज का मेन टॉपिक, नया यूजीसी बिल। इसे लाया तो गया था भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए, पर इसने कुछ नई और शायद ज्यादा बड़ी चिंताएं खड़ी कर दी हैं। देखिए, इस नियम की भी अपनी एक कहानी है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी, जिसका मकसद था एससी एसटी छात्रों को भेदभाव से बचाना। लेकिन 2016 और 2019 के बीच कुछ दुखद घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को और सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए। आज जो ड्राफ्ट हमारे सामने है वो उसी का नतीजा है, और इसमें अब ओबीसी कैटेगरी को भी शामिल कर लिया गया है। इस ड्राफ्ट का सबसे विवादित हिस्सा इसके पेज 9 पर लिखा है। इसमें साफ कहा गया है कि इस नियम के तहत भेदभाव का शिकार केवल एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के व्यक्ति ही माने जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ भेदभाव होता है तो उसे इस कानून के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। इस बिल की आलोचना 4 बड़ी वजहों से हो रही है। पहला, पीड़ित सिर्फ आरक्षित श्रेणियों से ही हो सकते हैं। दूसरा, शिकायत की सुनवाई करने वाली कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। तीसरा, आरोप लगते ही 24 घंटे में एक्शन लेना होगा, यानी अब आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। और चौथा, अगर शिकायत झूठी भी निकलती है तो शिकायत करने वाले पर कोई सजा नहीं होगी, जो पहले हुआ करती थी। अगर पुराने और नए नियमों को आमने सामने रखकर देखें तो 2 जमीन आसमान के फर्क हैं। पहला, झूठी शिकायत पर सजा का डर अब खत्म कर दिया गया है, और दूसरा, पहले का नियम था निर्दोष जब तक दोषी साबित ना हो। अब एक तरह से ये हो गया है दोषी जब तक निर्दोष साबित ना हो।
इन बदलावों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है? चलिए एक सिचुएशन देखते हैं कि नए नियमों के तहत एक झूठी शिकायत की प्रक्रिया कैसे काम कर सकती है। मान लीजिए किसी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज होती है। 24 घंटे में उस पर कार्रवाई हो जाती है। सुनवाई कमेटी में उसका पक्ष रखने वाला कोई नहीं होता और महीनों बाद अगर आरोप झूठा भी साबित हो जाए तो भी शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं है। इस बिल के आने से पहले ही 2018 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी थी। जब एक कानून इतना विवादित हो तो सवाल उठना लाजमी है कि इसके पीछे का असली मकसद क्या है। और यहीं से इस कहानी में एक राजनीतिक एंगल भी जुड़ जाता है, एक साजिश की थ्योरी। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये बिल सिर्फ छात्रों के कल्याण के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मकसद भी छिपा है? इस थ्योरी को हवा मिलती है इसकी टाइमलाइन से। जनवरी 2026 में बिल आता है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं और ठीक एक साल बाद 2027 में देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। इस टाइमिंग को कई लोग महज एक संयोग नहीं मान रहे हैं। इंटरनेट पर जो थ्योरी चल रही है वो ये कहती है कि ये बिल असल में एक राजनीतिक चाल है। इसका मकसद एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कमजोर करना है ताकि चुनाव से ठीक पहले एक खास वोटर ग्रुप नाराज होकर उनसे दूर हो जाए। कुछ लोग इसे एक ही पार्टी के अंदर चल रही पावर पॉलिटिक्स का नतीजा भी मान रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? नया UGC बिल आरक्षित श्रेणी के छात्रों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह जनरल कैटेगरी के छात्रों को असुरक्षित बनाता है और कानून के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। झूठी शिकायतों पर सजा हटाने से इसके दुरुपयोग का डर पैदा हो गया है और ये पूरा मुद्दा अब सामाजिक न्याय, कानून और राजनीति के बहुत ही जटिल चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। न्याय और बराबरी की इस मुश्किल राह पर चलते हुए एक ग्रुप को बचाने के लिए बनाया गया कानून कब दूसरे ग्रुप के लिए अन्याय का खतरा बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।